पोस्टर में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव की तस्वीर लगाई गई है और इनकी तुलना भगवान से की गई है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और यहां पर तेजस्वी यादव का जो दर्जा है वो बताया जा रहा है। तेजस्वी की जो तुलना है वो ब्रह्मा जी से की गई है, राहुल गांधी को विष्णु जी से और वहीं अखिलेश यादव को महेश जी बताया गया है। अब देखिए, अवतार पोस्टर पर सपा नेता और इधर राहुल निर्मल बागी का नाम लिखा हुआ है। सपा के लोहिया वाहिनी में प्रदेश सचिव के पद पर हैं राहुल निर्मल बागी। शहर में लगाई गई है होल्डिंग और ये चर्चा का विषय बन गई है। तो आपको बताते चलें कि यूपी के रायबरेली में सांसद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पोस्टर लगवाए गए हैं। आप देख सकते हैं इस पोस्टर को, और यहाँ पर जिस तरीके से आपने देखा होगा ब्रह्मा विष्णु महेश की तस्वीर दिखाई देती है, उसी तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव की एक तस्वीर लगाई गई है। एक पोस्टर दरअसल लगाया गया है। पोस्टर में तेजस्वी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को भगवान दिखाया गया है। बैनर में लिखा है इंडिया की अंतिम आस, कलयुग के ब्रह्मा विष्णु महेश। फोटो में तेजस्वी यादव को ब्रह्मा जी का दर्जा दिया गया है, राहुल गांधी को विष्णु जी, यहाँ पर विष्णु जी का दर्जा दिया गया है राहुल गांधी को। अखिलेश यादव को महेश जी का अवतार बताया गया है। तो आप देख सकते हैं ये पोस्टर। नीरज कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता। नीरज जी, अब आप देख लीजिए, इस राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव को भगवान से इनकी तुलना कर दी गई है। रायबरेली की एक पोस्टर जो है इन दिनों वायरल है, क्या कहेंगे आप? दरअसल ये तीनों राक्षस हैं और ये भगवान का भी, सनातन का भी इस तरह से पोस्टर लगा के ये अपमान कर रहे हैं। कुछ दिन पहले राहुल गांधी बिहार आए थे तो अपने आप को जननायक कहलाने लगे थे। कर्पूरी ठाकुर की विरासत पे हमला था वो, और आज ये भगवान का जो स्थान दर्जा है उस पर हमला कर रहे हैं, अपने आप को भगवान स्थापित करवा रहे हैं। जनता इन्हें नहीं माफ कर ली, डूब कर आपको भगवान से भी ऊपर मानते हैं। जबकि रावण, कंस और कुंभकर्ण की जोड़ी है, ये वही राहुल गांधी तो कुंभकर्ण है। पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, कभी कभी निद्रा से जागते हैं तो कहीं यात्रा करते हैं और फिर मलेशिया छुट्टी मनाने भाग जाते हैं, इनको भाग जाते हैं। तो इस पोस्टर से ऐसा लग रहा है कि भगवान की भी यहाँ पर एक तरीके से कहें कि भगवान का ही अपमान है। बिल्कुल बिल्कुल भगवान का ही है। मैंने पहले टाइम में कि भगवान का अपमान है और सनातन का अपमान है। ये अहंकारी लोग अपने आप को भगवान से भी ऊंचा मानते हैं और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए और तुरंत उस पोस्टर को वहां से हटना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, ब्रह्मा जी का किसको दिया गया उपाधि? तेजस्वी यादव को। ये ब्रह्मा जी थे, पालन करता थे, लेकिन तेजस्वी यादव को क्या रहे कि पिताजी बिहार को लूटने वाले, पूरे बिहार को लूट के अपने घर में भर लिया। ये तो पालनहार ऐसा होता है क्या? लूट असल चारा खा खा के लोगों की बुद्धि भी वैसी हो गई है, इसलिए इस तरह का हरकत कर रहे हैं और जनता की नजरों में और गिरते जा रहे हैं। अपने आप को भगवान साबित करने से कोई भगवान नहीं हो जाता। आपके कर्तव्य कर्म सत्कर्म होने चाहिए, जो इन लोगों का है नहीं। एक यूपी को लूटा, एक पूरे देश को लूटा और एक बिहार को लूटा। ये तीनों मिल करके क्या दिखाना चाहते हैं अपने आप? ये बड़ा शर्मनाक है और इस सनातन पर भी हमला है। आप बने रहिए नीरज जी। इस वक्त हमारे साथ जेडीयू से भी जुड़ रहे हैं अनुप्रिया जी। अनु जी, देखिए, क्या आपको लगता है कि इस तरीके से भगवान से तुलना जो है, इस तरह के पोस्टर धर्म और राजनीति को अनावश्यक रूप से जोड़कर ध्रुवीकरण बढ़ा सकते हैं? देखिए, विपक्ष राजनीतिक रूप से यह मान चुकी है कि वो धरातल पे धराशाही है और धराशाही होने के बाद में जिस तरह की प्रपंच रच रही है और जिस तरह के हथकंडे, झूठ के हथकंडे अपना रही है, तो ये साबित होता है कि विपक्ष राजनीतिक रूप से हाशिए पे है और मान चुकी है वह आने वाले विधानसभा 2025 के विधानसभा में वह चुनाव जीतने नहीं जा रही है। रहा क्या, आज जो पोस्टर पे चर्चा हो रही है, बात हो रही है त्रिदेव की। अब जिस त्रिदेव ने पूरे संसार का निर्माण किया और अब इतने इन लोग इजी इनका मूवमेंट होता है कि किसी धर्म पे, क्योंकि हमारा संविधान हमें इजाजत देता है कि हम अपने धर्म को माने और सम्मान करें, लेकिन उस धर्म के साथ में खिलवाड़ करने का तो इजाजत किसी को नहीं दिया है। अब ये इस तरह की नीचता पर उतर गए हैं कि जननायक से लेकर के, अब जननायक एक किसी को अपने आप को बता रहा है, कोई आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बता रहा है। अब तो भाई ब्रह्मा विष्णु महेश को भी इन्होंने नहीं छोड़ा।
जो हमारे पूजनीय हैं, जिनको हम मानते हैं और जिनके कारण हमें लगता है कि सृष्टि और संसार चल रही है, अब उनसे तुलना कर रहे हैं। ये समझिए कैसी इनकी राजनीतिक है। असल में तो ये तीनों राजकुमार हैं जिनको अपने अपने राजगद्दी की चिंता है, परिवार की राजनीति की चिंता है, इन्हीं जनहितों की कहाँ बात होती है। अच्छा अनुप्रिया जी, इसीलिए देखिए सवाल ये है कि क्या राजनीतिक प्रचार में धार्मिक प्रतीकों और देवताओं की छवि का उपयोग जो है वो उचित है, या फिर इससे जो समाज में भ्रम और विवाद पैदा हो सकता है? ये सीधे तौर पे सनातन धर्म और हिंदू धर्म के साथ में एक खुली, मैं कह सकती हूँ कि इजी मूवमेंट आप मानते हैं, और इतने मतलब हिंदू धर्म को इतना आसान ये मानते हैं कि उनकी देवताओं से तुलना खुद को करते हैं। अरे भाई, जिनको ये पता भी नहीं होगा कि हमारे धर्म में नियम कर्म क्या होता है, जो ना पूजा पाठ करते होंगे और इस तरह से अपने आप को तुलना करते हैं, साबित होता है। और यह इनकी, कहते हैं ना कि जब किसी व्यक्ति की बुद्धि मारी जाती है तो वो इस तरह की चीजें करते हैं। और कहावतें भी हैं कि जब आपकी बुद्धि धराशायी हो गई है, आप हाशिए पे चले गए हैं, तो आप इस तरह के प्रपंच और हथकंड अपना रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता बहुत ही प्रबुद्ध है और हमारी गंगा जमुनी तहजीब वाले बिहार में सिर्फ और सिर्फ काम पे चर्चा होती है, सुशासन की चर्चा होती है। और इस तरह के राजकुमारों को राजगद्दी देने की नीति तो बिहार की जनता ने 2005 में ही उखाड़ के फेंक दी थी। ठीक है, नीरज जी भी हमारे साथ हैं। नीरज जी, क्या ये राजनीति का एक नया तरीका है या समाज को भ्रमित करने की साजिश की जा रही है? मुझे लगता है कि विपक्ष के ये तीनों राजकुमार मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। इनके पास कोई ठोस मुद्दा बचा नहीं, जमीनी मुद्दा कोई इनके पास बचा नहीं। और ये दिवालियापन का ही आज भगवान का भी अपमान कर रहे हैं, अपने आप को ब्रह्मा विष्णु महेश बता रहे हैं। अब बताइए, ब्रह्मा सृजन करता है हमारे और ये कह रहे हैं लूटने वाले लोग, भ्रष्टाचार करने वाले लोग, अपराध करने वाले लोग अपने आप को ईश्वर से तुलना कर रहे हैं। ये ईश्वर का भी अपमान है, भगवान का अपमान है, सनातन का अपमान है। और ऐसे भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को भगवान भी सजा देंगे। इस पाप के लिए उनको भगवान भी सजा जरूर देंगे। आप देखिएगा, बहुत जल्द ही चुनाव में वो धाराशायी होने वाला है, तो कहीं कुछ नहीं होने वाला। राहुल गांधी जी 90% चुनाव अपने जीवन का हार गए और अपने आप को भगवान कहते हैं। बेशर्मी की पराकाष्ठा है ये, बेशर्मी की पराकाष्ठा है। तेजस्वी यादव की अपनी कोई पॉलिटिकल औकात नहीं, सिवाय इसके कि वो लालू यादव के बेटे हैं। ये सब बेशर्मी की पराकाष्ठा है। ये सब राजनीति के राजकुमार हैं जो सोना का चम्मच लेके पैदा लिए, इसलिए इस तरह की फिजूल सोचने के दिमाग में। आपके अनुसार ये राजनीतिक रणनीति है या फिर किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति कह सकते हैं? ये मानसिक दिवालियापन है उनका। ये अपने आप को राजनीति से ऊपर, देश से ऊपर, संविधान से ऊपर, भगवान से ऊपर ये मानते हैं। ये उनका मानसिक दिवालियापन है। लेकिन इस देश के लोग भगवान का सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं। ये वही तीनों राजकुमार हैं जो अपने आप को इन सबसे ऊपर मानते हैं। इनको न ईश्वर में आस्था है, न इनको किसी धर्म में आस्था है। ये किसी के नहीं है। ये अपने सगे भाई के तेजस्वी यादव नहीं हुए, बाकी किसके ये होंगे भाई? क्या कहा जाए इनके विषय? ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करेंगे हम लोग नेपाल की। नेपाल में देखिए जो इस वक्त स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा भयावह कह सकते हैं। बताया जा रहा है कि जिला कारागार से 459 कैदियों को वहां से छुड़ा करके भगा दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बताते चलें, नेपाल के जिला कारागार से बताया जा रहा है कपिलवस्तु से 459 कैदी फरार हो गए हैं। कैदियों के फरार होने के बाद देखिए घुसपैठ की आशंका जताई जा रही है। प्रदर्शनकारियों का कपिलवस्तु जेल पर हमला। तो देखिए प्रदर्शनकारी अभी भी फिलहाल रुकने के लिए तैयार नहीं है। प्रदर्शनकारियों का कपिलवस्तु जेल पर हमला और ऐसे में जेल से 459 कैदी फरार हो गए हैं। अब इन कैदियों के फरार होने के बाद घुसपैठ की आशंका बढ़ गई है, तो ऐसे में और भी ज्यादा सुरक्षा को चाक चौबंद करने की जरूरत है। नेपाल से इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। यहाँ का तो माहौल बहुत ख़राब है। यहाँ पे हर जगह घर, संसद भवन में भी खड़ा हूँ। ये संसद भवन है आपका, देखिए पूरा संसद भवन पूरा राख हो गया, जल के राख हो गया है। यहाँ पे चोरी ये सब छीन छान सब लोग किए, लेके चले गए हैं यहाँ से लोग, बाकी और क्या दूसरा। और रास्ते में देखे पूरा तोड़ फाड़ किए हुए, कर्फ्यू लगी है उधर सब। और इस वक्त नेपाल की राजधानी काठमांडू से खबर मिल रही है कि वहां पर भारतीय दुकानों को और जो मॉल्स हैं वहां पर बताया जा रहा है कि हमले कर दिए गए हैं। साथ ही साथ 2500 ऐसे वहां पर स्टूडेंट्स हैं, तीर्थयात्री हैं जो कि फंसे हुए हैं।
देखिए, कर्फ्यू के कारण दरअसल जो छात्र हैं, तीर्थयात्री हैं, वो संपर्क से बाहर बताए जा रहे हैं। कानूनी रूप से नेपाल में रह रहे लगभग 2 लाख भारतीय हैं। तो ऐसे में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको ये बताते चलें, काठमांडू में भारतीय दुकानों में, मॉल पर हमले हुए हैं। 2500 से ज़्यादा भारतीय के फंसे होने की खबर मिल रही है। नेपाल में कर्फ्यू है और ऐसे में कर्फ्यू के कारण जो छात्र हैं, तीर्थयात्री हैं, वो संपर्क से बाहर हैं। कानूनी रूप से नेपाल में रह रहे लगभग 2 लाख भारतीय और बताया जा रहा है कि इनमें लगभग 15 से 20% जो हैं वो काठमांडू में है। देखिए, नेपाल में उग्र प्रदर्शन को देखते हुए नेपाल को लेकर भारत सरकार ने दरअसल एडवाइजरी जारी की है और लोगों को नेपाल नहीं जाने की सलाह दी गई है। नेपाल से सटे बिहार के जिलों में सुरक्षा और ज़्यादा सख्त कर दी गई है। बॉर्डर वाले इलाके में पुलिस प्रशासन और सशस्त्र सीमा बल के जवान लगातार निगरानी कर रहे हैं। हर आने जाने वाले शख्स की सख्ती से चेकिंग की जा रही है। देखिए, अलग अलग जगहों की तस्वीर आप देख रहे हैं। 9 सितंबर की तस्वीर है, आप देख सकते हैं। आगजनी की बात की भयावह तस्वीर, काले धुएं का जो गुब्बार है वो उठता हुआ दिखाई दे रहा है सड़कों पर और बाहर आप देख सकते हैं कि सिर्फ आपको यूथ देखने को मिलेगा। वहाँ के जो युवा हैं वो उग्र हो चुके हैं और सोशल मीडिया बैन से उठा ये विरोध प्रदर्शन अब एंटी करप्शन के खिलाफ हो चुका है। अब आप देखिए, कुछ तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। ये अलग अलग 10 तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर, जहां एक पहली तस्वीर में आप देखिए पीएम ओली की मूर्ति तोड़ी जाती है। पीएम ओली के घर पर तोड़फोड़ किया जाता है, आग लगा दी जाती है पीएम ओली के घर को। नेपाल की संसद को फूंक दिया जाता है। नेपाल के राष्ट्रपति का घर भी जला दिया जाता है। नेपाल के मंत्रियों के घर जलाए जाते हैं। होटल हिल्टन में आगजनी की जाती है। नेपाल की आर्मी ने सरेंडर कर दिया है। कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस में भी हमला हुआ है। सड़क पर भीड़ ने कब्जा कर लिया है। तो ये अलग अलग तस्वीरें ये दिखा रहा है कि नेपाल की स्थिति इस वक्त क्या है। वहां पर तख्ता पलट कर दिया गया है और जेन जी रिवोल्ट जो है वो अब एंटी करप्शन विरोध प्रदर्शन में तब्दील हो चुका है। सोशल मीडिया बैन का जो विरोध था वो अब एंटी करप्शन विरोध में तब्दील हो चुका है। और अब बात करेंगे किशनगंज की। देखिए, नेपाल में जो अभी हालात हैं उसका कहीं ना कहीं असर बिहार के सटे हुए जो बॉर्डर है वो नेपाल से वहां पर ना हो, इसको देखते हुए भारत सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की है। साथ ही साथ बॉर्डर का दौरा करने के लिए एसपी जो है वो पहुंचे हैं। आपको बताते चलें, बॉर्डर को दरअसल सील कर दिया गया है। आपको ये जानकारी दे दें, नेपाल आर्मी चीफ ने देश हित में प्रदर्शनकारियों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है और ये कहा है कि राष्ट्रीय संपत्ति जनमानस की सुरक्षा को देखते हुए प्रदर्शन पर रोक लगाया। जिसके बाद नेपाल में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोग जो हैं नेपाली सेना से आम नागरिकों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने की चेतावनी के बाद प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो इधर आपको ये बताते चलें कि नेपाल में तख्ता पलट हो चुका है। उपद्रव के बीच किशनगंज एसपी ने जिले के गलगलिया बॉर्डर का दौरा किया है। एसएसबी के अधिकारी से स्थिति पर चर्चा की है। हालात को देखते हुए बॉर्डर को सील किया गया है। साथ ही लोगों से स्थिति सामान्य होने तक नेपाल नहीं जाने की अपील की है और फिलहाल बॉर्डर पर स्थिति सामान्य बताया जा रहा है। अब देखिए, इधर नेपाल आर्मी चीफ ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील नेपाल वासियों से की है। नेपाल में इस वक्त जो हालात हैं वो कंट्रोल में आए, इसके लिए नेपाल आर्मी चीफ ने सभी लोगों से अपील की है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। बहिनीहरू, नेपालको इतिहासदेखि नै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता र नेपाली जनताको सुरक्षार्थ विषम परिस्थितिमा पनि
नेपाली सेना प्रतिबद्ध रहँदै आएको तथ्य हामी सबैलाई सर्वविदितै छ। नेपालमा हाल भइरहेको आन्दोलनको क्रममा हुन पुगेको जनधनको अपूरणीय क्षतिप्रति गहिरो दुःख प्रकट गर्दै दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्नुका साथै अब देखिए, विधायक के खरीद फरोख्त का ये जो मामला है इसमें ईओयू लगातार पूछताछ कर रही है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो डॉक्टर संजीव के बॉडीगार्ड से पूछताछ ईओयू ने किया है। तो फिलहाल देखिए, विधायक के खरीद फरोख्त का ये मामला है। इस मामले में ईओयू ने पूछताछ शुरू की है। जेडीयू एमएलए डॉक्टर संजीव के बॉडीगार्ड से पूछताछ हुई है। दीपक कुमार भारती और अवधेश कुमार से पूछताछ भी शुरू हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला, ईओयू ने पूछताछ शुरू की है। अब तक कितने लोगों से पूछताछ हो पाई है और क्या जानकारी मिली है? ईओयू जो है वो विधायक खरीद मामले में लगातार पूछताछ कर रही है और अब तक सकते हैं कि लगभग 10 से अधिक लोगों से पूछताछ है ईओयू ने, जिसमें पूर्व विधायक बीमा भारती हैं, गिरिडीह के विधायक जो है मिश्री लाल यादव है, विधायक के विधायक है और जो अमित, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है सही से। फिलहाल संपर्क सही तरीके से अमित से नहीं हो पा रही है, लेकिन आपको बताते चलें, विधायकों के खरीद फरोख्त मामले में अब देखिए ईओयू ने पूछताछ शुरू कर दिया है। जेडीयू एमएलए डॉक्टर संजीव के बॉडीगार्ड से पूछताछ हुई है और भी कुछ लोगों से पूछताछ शुरू कर दी गई है। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है पटना से। बताया जा रहा है कि एक गार्ड ने फांसी के फंदे में झूल करके उसकी मौत हो गई है। अब ऐसे में परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसकी हत्या की गई है। वहीं अब देखिए, बताया जा रहा है कि एफएसएल की टीम मामले की जांच में जुटी है। निजी कंपनी में तैनात था गार्ड। गजनीबाग इलाके की ये घटना है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। गणेश प्रसाद की हत्या का आरोप है, लेकिन अब हत्या है या आत्महत्या है, दोनों ही एंगल से पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। एफएसएल की टीम भी जांच में जुट चुकी है। तो गार्ड की फंदे से झूलकर मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हत्या का आरोप परिजनों के द्वारा लगाया जा रहा है। गर्दनीबाग इलाके की घटना है। निजी कंपनी में गार्ड तैनात था। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है सीवान से। बताया जा रहा है कि एक कार अनियंत्रित होकर के एक खाई में पलट गई और कार के पलटने की वजह से यहां पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। कार पलटने से अचानक से आग लग गई, लेकिन कार छोड़ करके बाहर भागे लोग। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस। मैरवा थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो तस्वीरें आप ये देख सकते हैं किस तरीके से ये कार जो है वो जलकर पूरी तरीके से राख हो चुकी है। सीवान का ये मामला है। एक कार बेकाबू होकर के खाई में गिर गई और कार पलटने की वजह से अचानक से कार में आग लग गई, लेकिन अंदर जो लोग सवार थे वो किसी तरीके से अपनी जान बचा पाए। लेकिन कार में आग लग गई और कार जो है पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची। मैरवा थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। और एक खबर मिल रही है दिल्ली के लक्ष्मी नगर से। बताया जा रहा है यहाँ पर महिंद्रा शोरूम में दरअसल एक महिला थार खरीदने के लिए वहाँ पर जाती है और उसकी ट्रायल लेने के लिए वो वहीं पर थार चलाना शुरू कर देती है और ऐसे में अचानक रफ्तार की वजह से शीशा तोड़ते हुए ऊपर की मंजिल से थार के सहित वो नीचे गिर जाती है और उसके बाद गंभीर रूप से महिला जो है घायल हो जाती है। पहली मंजिल से शीशा तोड़ते हुए सीधा नीचे गिरी। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। गाड़ी भी टूट फूट गई पूरी तरीके से। महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में महिंद्रा के शोरूम से एक महिला ने थार गाड़ी का ट्रायल लेने की उसने जिद की और महिला की जिद के बाद शोरूम की टीम ने उसे ट्रायल के लिए थार दे दी थी। शोरूम में महिला ने जैसे ही टेस्ट ड्राइव शुरू की, पहली मंजिल से शीशा तोड़ते हुए सीधे थार के साथ महिला नीचे आ गई और इस घटना के बाद बुरी तरीके से जख्मी हो गई है महिला भी और जो थार है वो भी बिल्कुल पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया।
और इस वक्त एक खबर मिल रही है सहरसा से। बताया जा रहा है कि सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से दरअसल एक राहगीर की मौत हो गई है। ये मामला है सहरसा का। सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से यहाँ पर एक बड़ी घटना घट गई है। बताया जा रहा है राहगीर जिसकी मौत हुई है उसका नाम सचिन कुमार है, जबकि दूसरा व्यक्ति खुर्शीद आलम गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अवैध गैस सिलेंडर गोदाम की जांच की जा रही है। ये घटना सदर थाना क्षेत्र के राधानगर मोहल्ले की है, जहां पर घनी आबादी वाले मोहल्ले के बीच वर्षों से अवैध रूप से गैस गोदाम चल रहा था। सिलेंडर इस तरह ब्लास्ट हुआ है कि घर के ग्रिल को तोड़ता हुआ बाहर निकल गया। उसी समय अपने घर से निकल करके कोचिंग पढ़ाने जा रहे एक शिक्षक को ब्लास्ट सिलेंडर का टुकड़ा लगा, जिससे उसकी भी मौत हो गई, जबकि अवैध गैस कारोबारी की गंभीर रूप से यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो भी जख्मी हो गया है। एक बहुत बड़ा हादसा, सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से एक की मौत हो गई है, दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। और पटना वासियों के लिए एक चिंतित करने वाली एक खबर मिल रही है। पटना में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण हो गया है। बताते चले वहाँ पर एयर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है और ऐसे में वहाँ पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई है। राजधानी की आबोहवा पहले से ख़राब हो चली है। बिहार की राजधानी पटना की जानकारी ये मिल रही है कि वहाँ पर पिछले साल की तुलना में इस साल काफ़ी प्रदूषण हो गया है। देश भर में कराए गए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के अनुसार पिछले साल पटना की आबोहवा काफ़ी बेहतर थी और पटना देश की टॉप 10 राज्यों में भी शामिल था। लेकिन इस साल हुए सर्वेक्षण में पटना की आबोहवा काफ़ी प्रदूषित हो गई है और पटना देश में 26 नंबर पर पहुंच गया है, जो कि स्मार्ट सिटी पटना के लिए अच्छी खबर नहीं है। इसी खबर को लेकर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। स्मार्ट सिटी में शामिल बिहार की राजधानी पटना के लिए एक अच्छी खबर नहीं है और ये खबर हमें और आप दोनों को परेशान कर सकता है। दरअसल एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के हिसाब से स्वच्छ वायु सर्वेक्षण किया गया पूरे देश में 2025 में। उसकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें रिपोर्ट में बताया गया है कि जो राजधानी पटना है उसकी आबोहवा पिछले साल की तुलना में इस साल काफ़ी ख़राब हो गई है। देश की राजधानी अभी दिल्ली हो या फिर बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई और रांची से बेहतर तो पटना है, लेकिन जो रिपोर्ट आई है वो थोड़ी चिंता बढ़ा देती है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जो ये सर्वे किया था उसके हिसाब से उसकी रिपोर्ट में बताया गया है कि जो राजधानी पटना है उसकी आबोहवा ठीक नहीं है पिछले साल के मुकाबले। इसमें इस सर्वेक्षण में आबोहवा वाले 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर हैं, जिसकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है जिन शहरों की, वहाँ पे ये सर्वेक्षण किया गया था और उस सूची में राजधानी पटना को 27वां स्थान मिला है। यानी कि देश में 27वें स्थान पे है पटना, जहाँ की आबोहवा ख़राब है। तो जाहिर सी बात है, जबकि पिछले साल जो सर्वेक्षण हुआ था उसमें पटना की रैंकिंग टॉप 10 में थी, यानी कि पिछले साल पटना की आबोहवा बेहतर थी, लेकिन इस साल 27वें नंबर पे पहुंच गया, जो चिंता बढ़ाती है। और जाहिर सी बात है, जो भी रिपोर्ट आया है उसके आधार पे ये रैंकिंग की गई है। रिपोर्ट की जो दस्तावेज है उसमें वायु गुणवत्ता निगरानी समिति करती है और पूरे सर्वेक्षण के बाद ये रिपोर्ट जारी करती है। तो राजधानी पटना वासियों के लिए भी बेहतर खबर नहीं है और इसके पीछे कई वजह है। लगातार पॉल्यूशन का बढ़ना, वायुमंडल का स्वच्छ नहीं होना राजधानी पटना में, और कई सारे निर्माण कार्य हो रहे हैं जिसके वजह से भी आबोहवा में खराबी होती है। इसके अलावा जो हरियाली होनी चाहिए थी वो भी नहीं होती है। और इस वक्त हम आपको राजधानी पटना की तस्वीर दिखा रहे हैं। कंक्रीट का जंगल सब बन गया है राजधानी पटना, जिसके वजह से भी ये समस्या लगातार गहराती जा रही है। लेकिन हैरानी तब होती है जब पिछले साल आप टॉप 10 में थे स्वच्छता के मामले में, जो आबोहवा है उसके मामले में, लेकिन इस साल 27वें नंबर पर राजधानी पटना पहुंच गई है। तो इसके लिए सिर्फ सरकार को नहीं, हमें और आपको भी जागरूक होना होगा। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और इसी के साथ न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।